स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी स्पेसएक्स की रफ्तार के बारे में कि कैसे इतनी छोटी कंपनी इतने कम बजट में इतनी ज़्यादा रफ्तार से दुनिया के हर एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को धो कैसे दिया। तो आइए समझते हैं, मतलब ऑब्वियसली सरफेस लेवल पे ही समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पे ये जो बात मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बाकी सारे दुनिया में जितने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नासा हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो जैक्सा हो, चाहे कोई और हो, हर किसी को धो के हटा चुका है एक चीज़ में, यानी कि स्पेस में ले जाने का काम स्पेसएक्स से बेटर कोई नहीं कर सकता। आप पेलोड भले बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेसएक्स पेलोड नहीं बनाता। स्पेसएक्स का पेलोड इकलौता है स्टारलिंक। स्टारलिंक में ऑब्वियसली वो दुनिया से आगे चलेगा क्योंकि 1000 सैटेलाइट अकेले कर चुके हैं। लेकिन अगर आप स्पेस में भेजने का बात करते हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस पृथ्वी पे नहीं है जो उनके आधा भी आ जाए। तो ये तो एक छोटा सा बात हुआ। दूसरा बात होता है कि ये पहली कंपनी बनी जो प्राइवेट होने के बावजूद भी मैन्ड स्पेस फ्लाइट का रेटिंग पहुंच चुके हैं, यानी कि ये इंसानों को सही सलामत जीते जाते तौर पे ऊपर ले जा सकते हैं और सही सलामत नीचे ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर ये समझिए कि ये रीयूजेबल रॉकेट जिसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ट्राई किया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि ये स्पेसएक्स पहली कंपनी है। बहुत कंपनी ट्राई किया, उसे छोड़ दिया। जैसे बेल X-33 करके था, ट्राई किया गया लेकिन सबने छोड़ दिया। इन्होंने उसको ट्राई किया, उसको रिफाइन किया, फाइनलाइज किया और अब नॉर्मल कर दिया। मतलब अब कोई भाव ही नहीं देता कि अरे इनका रॉकेट मतलब वापस आके लैंड कर जाए, तो कोई भाव ही नहीं देता। नॉर्मल है तो हर हर मतलब हर महीना में कहीं 2 से 3 बार होता है, नॉर्मल बात हो गया है। तो ये समझना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको ऑलमोस्ट सारी कंपनी हाथ धो चुकी थी कि नहीं हो सकता, उसको कर दिया, उसको रिफाइन किया, सक्सेसफुल बना दिया। मैंड रेटिंग में भी ये अब कर पा रहे हैं, यानी कि इनका रॉकेट की सेफ्टी इतनी हाई है कि अब अगर आप इंसान इसके ऊपर रखते हैं तो चांसेस है कि रॉकेट बूम भी हो जाए तो भी आप इंसान को सही सलामत निकाल सकते हैं। और ये बहुत जवान कंपनी है। बाकी सारे कंपेटिटर में देखेंगे तो ये 6 मई 2002 में स्टार्ट हुआ है, यानी बहुत कम साल है, ये 19 साल का है। और इनका 3 सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। पहला चीपेस्ट, यानी कि आपको इससे सस्ता रॉकेट मिल जाएगा, लेकिन पर टनेज के हिसाब से देखेंगे तो यही सबसे सस्ता है। यानी कि अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसे हमने कोई $5 मिलियन का रॉकेट है, ऑब्वियसली वो सिर्फ कुछ 100 किलो ले जा सकता है, वर्सेस ये जो 25 मिलियन है लेकिन ये 22 टन तक ले जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं, आपको टन के हिसाब से देखेंगे तो इससे सस्ता कोई नहीं है। दूसरा, सबसे तेज है, यानी कि कितना रॉकेट मतलब ये पर महीने बना सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इसका आउटपुट होता है हाई थ्रूपुट, और ये थ्रूपुट के मामले में ऑलमोस्ट सबको हटा देते हैं। मतलब बाकी सब कंट्री डिसाइड करेंगे कि हम रॉकेट बनाएंगे, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तब तक ये लोग रॉकेट लॉन्च करके जा चुके होंगे। इसीलिए कोई भी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी नहीं चला पा रही ठीक से, उनका सबके पास वही लिमिट हो रहा है कि रॉकेट का थ्रूपुट नहीं है। पैसा देने को भले तैयार हो, थ्रूपुट ही नहीं है। स्पेसएक्स हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आप लोग डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए, 10 को 15 को रॉकेट बनाइए, तब तक हम 100-150 रॉकेट लॉन्च करके चले चुके होंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। हर मामले में, हर एक हालात में, हर एक मेट्रिक में स्पेस कैपेबिलिटी के मामले में स्पेसएक्स से आगे कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं ये पहुंच कैसे गए ऐसा मैजिकल चीज पे। बात था सिंप्लिसिटी, यानी कि इलॉन मस्क का अप्रोच जो था थोड़ा दूसरा था। और इसको काफ़ी लोग कहेंगे घमंडी अप्रोच था, या काफ़ी कहेंगे कि मतलब थोड़ा सा नासमझ ये था, अप्रोच था, लेकिन रिजल्ट से तो कोई बात कर ही नहीं सकते। इनका था फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ़ यू आर नॉट इफ योर थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। यानी कि जनरली बाकी सारी छोटी कंट्री निकले, मतलब रशिया यानी कि यूएसएसआर और नासा को छोड़ दे, बाकी सारी छोटी कंट्री जो होती है वो एक दूसरे से, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सब दूसरे से एक दूसरे से कलेक्ट करते हैं। और इन्होंने, तुमने टेस्ट कर लिया ना, तुमने खर्चा कर लिया ना, ठीक है हम ले लेते हैं। मतलब खुद से बनाना, खुद से फेल होने का जिगर रखना कोई नहीं रखता है। हर कोई की नहीं भैया, ये टेस्टेड है ना, 1970 में आपने टेस्ट कर लिया ना, बस ठीक है, अब हम उसी को बस रिफाइन करेंगे, पॉलिश करेंगे। ये एकदम उल्टा चले इनका कि भैया आपका चीज़ फेल नहीं हो रहा, यानी आपने उस पर कोई तिगड़म ही नहीं कर रहे हो, आप इनोवेशन नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने खूब रिस्क लिया और इनका अप्रोच एकदम सिंपल था, मेक इट, ब्रेक इट एंड रिपीट। यानी कि इन्होंने फाल्कन 1 से गाड़ी खोला। बाय द वे फाल्कन 1 का अगर आप समझ जाते हैं पीएसएलवी को तो हो सकता है। फाल्कन 1 से इन्होंने स्टार्ट किया, सिंपल था। कितने इंजन थे? 2 इंजन थे। कितने स्टेजेस थे? 2 थे। तो सब चीज़ को ये सिंपल रखते हैं, ये इनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, इंडिया का सबसे छोटा रॉकेट जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है मतलब पीएसएलवी के साथ, पीएसएलवी में 4 स्टेज तक जाता है। कई सारे कन्फिग्रेशन होते हैं कि कैसे उसमें सॉलिड बूस्टर लगाएंगे, कैसे कौन स्टेज लगाए जाएंगे। उसको कंपेयर कीजिए फाल्कन 9 से, जो उसका दादा है,
मतलब कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। इनको जब इनके बस दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन कि सब चीज़ सेफ्टी वाला रहेगा जो ह्यूमन रेटिंग रहेगा, दूसरा उससे थोड़ा सा सस्ते में रहेगा जो नॉन ह्यूमन रेटेड रहता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन हो गया। फिर होता है कभी कभी कि इनका भैया बूस्टर जो है और वैसे सिर्फ 10 ही बार रीयूज हो सकता है, तो 11वीं बार में क्या करेंगे, मान लीजिए इसको लॉन्च कर देते हैं तो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, बस टांग खोल के हटा देते हैं। मतलब बेसिकली इसमें जितना चीज़ है लैंडिंग के टाइम का जरूरत है वो सबको हटा देते हैं, रॉकेट को क्रैश एंड बर्न कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, डिस्पोजेबल हो जाता है। तो वही समझिए, इन्होंने एक रॉकेट बनाया और पूरी दुनिया को हटा दिया, चलो हटो तुम लोग हटो, जब तक यूएलए हम एटलस 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, उसका ये एटलस हैवी बनाएंगे, ये बनाएंगे, हर सही करेंगे, दीर्घई करेंगे, हटो हटो, हम सिर्फ एक रॉकेट बनाएंगे और तुम सबको धो देंगे। यहीं पे जिस टाइम कोई भी स्पेस एजेंसी डिसाइड करती है कि नहीं हम एक रॉकेट के जगह 3-4 रॉकेट बनाएंगे, काम खत्म। जैसे ही इसरो डिसाइड किया कि नहीं आने वाले टाइम में हम 10 रॉकेट बना रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल इसरो के पाइपलाइन में कि 10 अलग अलग रॉकेट पर काम करूंगा, गए आप तो गए, मतलब क्योंकि ये एक बना के धो चुका है और अभी भी एक ही बना रहे हैं। मतलब इनका हिसाब है कि ये बन गया, फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। फाल्कन हैवी वो भी रिटायर करने पे है क्योंकि उतना डिमांड नहीं है उसका, और सिर्फ स्टारशिप बना है। अभी भी सिर्फ एक ही रॉकेट उनके नज़र में डेवलपमेंट में किसका रॉकेट हो रहा है, स्टारशिप, कोई और नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं। फाल्कन 1 का क्या हुआ, कैंसिल कर दिया गया। फाल्कन 5 का क्या हुआ, कैंसिल कर दिया गया। हिसाब बस वही है, ये एकदम सिंपल रखते हैं, हु हा कम से कम रखते हैं, इसीलिए सारी कंपनी पिट जाती है इनके सामने। क्योंकि ये समझिए ऐसा ही हो रहा है, एप्पल क्यों 2 ट्रिलियन तक पहुंच जा रहा है जबकि सैमसंग से ज़्यादा चीज़ रखता है, तो कारण वही है, सैमसंग के पास जितना प्रोडक्ट लाइन है एप्पल के पास उतना प्रोडक्ट भी नहीं है, क्योंकि एप्पल कुछ बनाता है उस पर बहुत मेहनत करके पॉलिश करता है। सैमसंग कोई शिकायत आता है, नया मॉडल निकलता है, तो वही है सारी कंपनी का ट्रिक। देखिए एक मिनट, तुम्हारे पास एक रॉकेट है उसके अंदर 15-16 वेरिएंट क्यों है, तो वही समझिए सिंप्लिसिटी इनको ले जाता है, और ये रिस्क लेते हैं कि नया चीज़ ट्राई करते हैं ना। अब बात करते हैं फाल्कन 9 जो अभी पूरी दुनिया में सबसे एडवांस रॉकेट में माना जाता है। तो हिसाब ये था कि फाल्कन 1 स्पेसएक्स ने खुद के खर्चे से बनाया था, इसीलिए मैं बोला स्पेसएक्स स्टार्ट हुआ था इसरो के कम बजट में। दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं है जिसका बजट उतना कम हो, $100 मिलियन में इन्हें सब चीज़ खुद से करना था और वो फाइनल था। अगर वो उसमें फेल होते, यानी कि फाल्कन 1 फेल हो जाता, जो कि हो चुका था 3 बार, चौथा बार भी अगर वो फेल होता तो सीधे नासा का कॉन्ट्रैक्ट से ये कर दिया जाता, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। नासा का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए इनको खुद से फाल्कन 1 प्रूव करना था। रॉकेट इंजन उतने में नहीं खरीद सकते 100 मिलियन में, तो इन्होंने खुद से रॉकेट इंजन डिज़ाइन किया था। फाल्कन इंजन जो है वो ये मर्लिन इंजन उसी टाइम डिज़ाइन किया था। उस टाइम बजट कम होने के चलते मर्लिन में अबलेटिव नोजल का इस्तेमाल करते थे, रीजनरेटिवली कूल्ड नहीं था। तो वो था सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये एक प्राइवेट लोगों की कंपनी है जो कुछ कर सकते हैं। तो फाल्कन 1 उन्होंने बनाया। उसी टाइम फाल्कन 5 का डिज़ाइन डेवलपमेंट किया गया और उसे सीधे क्रैश कर दिया। हिसाब यह है कि फाल्कन 1 बहुत छोटा है, मतलब PSLV जैसा है। फिर समझिए फाल्कन 5 जो है उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, जो इंडिया का अभी GSLV Mark 3 तक जाता। और फिर हिसाब बनाया कि फाल्कन 9 बनाना है, क्योंकि नासा का जो कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उनका था कि स्पेस स्टेशन में आपको 10 टन ले जाना है। स्पेस स्टेशन में ले जाना बहुत फजीहत वाली बात है। तो वो हिसाब से उन्होंने देखा कि भैया 5 का जो मार्केट पहुंचे वो कम है और 9 जो है हमें बनाना ही नहीं, तो नासा का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। 1 का डिमांड बहुत कम है, तो क्या किया जाए, 1 को हटाओ, 5 को हटाओ, सीधे बिना सोचे समझे फाल्कन 9 पे फोकस किया गया। और फाल्कन 9 जब इन्होंने स्टार्ट किया तो सिर्फ 10 टन ले जा सकता था। आप अगर बहुत पुराना फाल्कन का फोटो देखें आपको लगेगा ये इंजन अलग तरीके से क्यों लगा हुआ है। ये पहले हेक्सागोनल ग्रिड पर इस्तेमाल करते थे, बाद में ये ऑक्टागोनल ग्रिड में इस्तेमाल करने लगे। तो वही समझिए इन्होंने फाल्कन 9 पे 100% अटेंशन डाला, यानी कि ऐसा समझिए इसरो 9 रॉकेट को बनाने की जगह पे मतलब 10 रॉकेट को बनाने की जगह एक रॉकेट पे पड़ जाए कि नहीं जितने लोग हैं सब पड़ जाओ एक रॉकेट, ई रॉकेट को बनाओ, इसको अच्छा करो। तो ये जो हो गया अनडिवाइडेड अटेंशन, वहीं पे सारी कंपनी हट गई। वहीं पे जापान का स्पेस एजेंसी हटो, इसरो हटो, ये जैक्सा हटो, ईसा हटो, कैनेडियन स्पेस एजेंसी चलो तुम तो हट ही जाओ, तुम तो कुछ हो ही नहीं, फिर नासा उसा चलो हट जाओ। बस वहीं पे जैसे ही इन्होंने अनडिवाइडेड अटेंशन दिया कि नहीं हम एक रॉकेट बनाएंगे, काम खत्म। और फाल्कन 9 को ये लोग बार बार इंप्रूव कर रहे थे। यहाँ पे एक दूसरा बात होता है, कई बार होती कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंच जाती है, जैसे कि एक रॉकेट मान लीजिए जैसे एटलस हो, एक बार आपने बम रॉकेट बना लिया, अब इसको नहीं छड़ना है, इसको छूना नहीं है। स्पेसएक्स का उल्टा था, आपने बना लिया, बम काम कर रहा है, बूम बम बड़ी नहीं हो रहा, फिर से इस पर टेस्ट करो, छेड़खानी करो। जैसे कि उन्होंने एल्यूमिनियम ग्रिड फिन पे जब एक्सपेरिमेंट मार रहे थे तो एल्यूमिनियम डैमेज हो जा रहा था हीट के री एंट्री के दरमियान, तब उसको हटा के टाइटेनियम का बनाया जाने लगा क्योंकि एल्यूमिनियम बार बार डैमेज हो रहा था। तो समझिए छेड़खानी पे छेड़खानी करते गए, मतलब इन्होंने डिजाइन बना लिया, काम करने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, सारी कंपनी यहीं पे हाथ खड़ा कर देती कि ठीक है हो गया, नहीं नहीं भाई आपने हमने जो बनाना था, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेना हम तो कर रहे हो, रुक जाते, ब्रेक लगाते हैं। ये ब्रेक नहीं लगा, हर चीज़ को छेड़े। इसीलिए बोला कि पुराने इंजन को देखिए, इस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट जीत चुके हैं, फिर भी छेड़े, फिर भी नया डिज़ाइन बनाए, फिर इस डिज़ाइन को इंप्रूव करते गए, परत दर परत 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 दर परत इसको आगे लेते गए।
तब जाके वहाँ पे आए जहाँ पे इनके पास मैंड रेटिंग आया, और मैंड रेटिंग आने के बाद इन्होंने ब्रेक लगा दिया। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए, ऐसा नहीं कि रॉकेट में और कुछ छेड़खानी की बात है कि अब जितना छेड़खानी करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि पहले इन्होंने रॉकेट स्टार्ट किया था 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट था, अभी 22 हो गया, तो क्या और आगे ले जा सकते? नहीं। रोग आके भी ये 23 में रोक देने वाले हैं, नहीं कुछ होने वाला था। अब पोटेंशियल बहुत कम है। तो अब इन्होंने फाइनलाइज कर दिया, नासा को फाइनल ब्लॉक 5 का स्पेक दे दिया कि ये ब्लॉक 5 है, इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और ये अब हमारा मेन रॉकेट होगा। अभी एक मॉडिफिकेशन के बारे में बात आ रहा है कि एयरफोर्स का डिमांड है कि हमें थोड़ा फेयरिंग का डायमीटर थोड़ा बढ़ा दो, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत दोबारा से किया जाता है। वो भी एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है, इसलिए नहीं तो और करते भी नहीं। तो समझिए मैंड हो गया, उन्होंने डिज़ाइन फाइनल किया और फिर वापस सारा टेंशन स्टारशिप पे डाल दिया। कोई तिगड़म नहीं, कोई हुहा नहीं, सिर्फ एक रॉकेट इन्हें की इसमें ये कन्फिग्रेशन है, इसमें ये कन्फिग्रेशन है, अरे रॉकेट बहुत कमजोर है, एक काम करो इसमें सॉलिड बूस्टर पोत दो, अरे थोड़ा सा 2-3 और पोत दो, अरे 4-5 और पोत दो, वो सब नहीं, एक पे पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन डाला। और इसमें समझिए ये लोग बहुत चीज़ चेंज करते जा रहे थे। जैसे मटेरियल चेंज हुआ, जैसे एग्जांपल दिया था कि एल्युमिनियम वाले फिन्स सीधे पिघल के डैमेज हो जा रहे थे। आपको अगर खोजते जाइएगा कई सारे ग्रिड फिन दिखेंगे जिसमें बोल्ट लगा के जबरदस्ती का प्लेट जोड़ा हुआ है, कारण था कि प्लेट पिघल चुका था और ये ऑलरेडी रीयूज हो चुका था, तो इसमें मतलब फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता था कि इसको पूरा करो, क्योंकि चांसेस था कि वो री एंट्री में डैमेज हो जाता। तो इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, प्लेट लगा के बोल्ट वोल्ट कर दो। तो हिसाब समझिए मटेरियल चेंजेस किए गए, जो इसमें हीट शील्ड लगाया जाता है उस पर परत दर परत मेहनत किया गया, और खूब सारे छोटे छोटे चेंजेस किए। इसको कैसे बनाते हैं, इसे कैसे सर्विस करते हैं, हर चीज़ पे मेहनत की, तभी जाके ब्लॉक 5 ऐसा जगह पहुंच गया कि फटाफट हर महीने में ये 2 लॉन्च कर रहे हैं। जो कि अगर आप ध्यान देते होंगे तो ये स्पेस एक्स का जो अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट होना चाहिए था स्पेस शटल का। लेकिन स्पेस शटल इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ कि उसका टारगेट था, जो मतलब कांग्रेस को सेल किया गया था, वो टारगेट था कि हम महीना में 2 लॉन्च करेंगे, साल में 2 लॉन्च कर पाते थे। तो वही समझिए फाल्कन 9 दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट बन गया, सिर्फ इसी बात पे कि जितने लोग इस पे काम कर रहे थे सिर्फ इसी पे कर रहे थे। इन्हें कि तुम PSLV पे करो, तुम GSLV पे करो, तुम GSLV Mark 3 पे करो, तुम ये GSLV का HLV पे काम करो, या फिर तुम रिटर्न भगवान जाने 50-60 और रॉकेट है उस सब पे काम करो, सिर्फ एक पे काम किया। अब बात करते हैं स्टारशिप के बारे में। स्टारशिप भी एकदम सिंपल है, क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने बना लिया, जो इन्होंने टेस्टिंग किया, इन्होंने फर्स्ट स्टेज बनाया जो रियूजेबल है, गाड़ी पूरी तरह से टेस्ट कर चुका है, फुल्ली फ्लूइड लिक्विड सिस्टम पे चल रहा है, तो गाड़ी एकदम क्लियर हो गया। बस सेकंड स्टेज रियूजेबल कर रहे हैं, कोई तिगड़म नहीं, कोई हुआ नहीं, सिर्फ 2 स्टेज रॉकेट है। और इसमें भी इंजन के मामले में ये लोग हमेशा एक अच्छा चीज़ करते हैं कि हमेशा एक ही इंजन रखते हैं। आप इसी को कंपेयर करें एटलस के, ULA के रॉकेट सबसे देखें या बोइंग के रॉकेट सब देखें, हमेशा आपको देखें अपर स्टेज में अलग इंजन है, नीचे वाले स्टेज में अलग इंजन है। इससे दाम बहुत बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी हो जाती है और आप पैसा डुबा देते हैं। स्पेसएक्स नहीं, हमें इंजन में नहीं छेड़खानी करनी है, हमें बस नोजल बदल देना है। एक नोजल होगा जो सी लेवल ऑप्टिमाइज होगा, एक नोजल होगा जो वैक्यूम ऑप्टिमाइज होगा, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, तिगड़म लगाना ही नहीं है। और इसी कारण से ये इतना स्पीड से काम कर सकते हैं। और जब इनका एक इंजन का खपत बढ़ जाता है कि ठीक है मतलब कितने इंजन अब आप डिमांड कर रहे हो वो बढ़ जा रहा है, तो वो इंजन के मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा ऐसा गाड़ी जैसा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इनका अभी टारगेटेड है कि रैप्टर इंजन को एक दिन में एक इंजन बना सकें, जो कि समझ लिया बहुत ज़्यादा तेज हो गया। ऑलमोस्ट ये उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहाँ गाड़ी जितना स्पीड पे ये मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो ये उनका फाइनल, अभी ये लोग पहुंचे हैं हफ्ता में एक से ज़्यादा बना ले रहे हैं। तो हफ्ता से पहुंच गए, समझिए हफ्ता में रॉकेट इंजन बना है, बाकी सारे देश का देखेंगे तो 2-3 महीना है। ये हफ्ता में बना ले रहे हैं, मतलब अभी इनका प्रोडक्शन रेट है, और ये फाइनल पहुंचते पहुंचते आराम से कर लेंगे एक दिन के अंदर एक इंजन बना सके। तो वो हो गया। और फिर इन्होंने पहले भी खूब सपने देखे, खूब उड़े कि हम कार्बन फाइबर से बनाएंगे, हर्षई करेंगे, दीर्घई करेंगे, बाद में शांति से हटा दिया, स्टेनलेस में आ गया। क्यों? स्टेनलेस सस्ता है और इफिशिएंट है। और इफिशिएंट मैं बोल रहा हूँ इस मामले में कि रॉकेट इफिशिएंट हो, इफिशिएंट है कंस्ट्रक्शन के मामले में। कार्बन फाइबर आपको कई सारे परत से गुजरना पड़ता है तब जाके आप उसे कुछ बना पाते हैं, मतलब स्टेप्स जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टेनलेस स्टील खुले में भी बनाया जा सकता है, मतलब आप प्लेट लिए रोल करके उसका पनीर रोल बना दीजिए, काम खत्म हो जाता है। ये करने का यही उनका टारगेट है कि मतलब एक स्पूल आएगा, स्पूल से एक मशीन से डायरेक्ट उसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ना कि 10-12 स्टेप रहेगा। तो इफिशिएंसी बढ़ाएंगे, दाम घट जाएगा और मटेरियल भी सस्ता है। और डायमीटर इस बार बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर आप फाल्कन 9 का कोई कमी देखना चाहते हैं, जो फाल्कन 9 में क्या कोई कमी है, सबसे बड़ा कमी उसका डायमीटर बहुत छोटा है, वो बहुत पतला रॉकेट है। ऐसा क्यों? कारण यह था कि स्पेसएक्स के पास पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं होने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, भैया रोड में तुम इधर से उधर कैसे करोगे? तो US गवर्नमेंट में जितने भी रोड्स बनाए गए हैं उसका एक लीगल वेरिफिकेशन है कि इतना मतलब कोई भी ब्रिज हो, कोई भी साइनेज हो, कोई भी स्ट्रीट साइन हो, हर चीज़ का मिनिमम क्लियरेंस होता है। स्पेसएक्स का रॉकेट शुरू के दिन से ऐसा बनाया जा रहा है कि वो उस रोड का इस्तेमाल करके इधर से उधर जा सके, और कोई
स्पेशल परमिट की ज़रूरत नहीं पड़े। ऑब्वियसली रोड ब्लॉकेज हो जाएगा जब तक वो जा रहा है तो, लेकिन परमिट नहीं हो कि मुझे ये साइंस हटाना, जो कि बड़े बड़े रॉकेट के साथ होता है। अगर आप स्पेस शटल को देखेंगे इधर से उधर कर रहे हैं या कोई कोई बड़ा चीज़ देखें, हमेशा ये दिक्कत होता है। स्पेसएक्स के पास ये लिमिटेशन था कि इनको ऐसा बनाना है कि जो सस्ते में इधर से उधर कर सके ना, कि हाँ भैया मेरा रॉकेट 25 मिलियन का, लेकिन हम नासा से 50 चार्ज करते हैं क्योंकि मेरा 25 बर्बाद हो जाता है रोड में इधर से उधर करने में। तो वो ना हो, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि हम पूरी तरह से ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो फिट हो जाए रोड के नीचे, मतलब कोई ब्रिज के नीचे से जा सके। तो इसी कारण से उसका डायमीटर बहुत कम है। लेकिन जब अब ये बना रहे हैं, स्टारशिप बना रहे हैं, तो डायमीटर पे लोग खुल के सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका पॉकेट गहरा हो रहा है और जिस स्पीड पे चल रहे हैं, अच्छा चांस है कि 2022 खत्म होते होते तक ये पैसा बनाना शुरू कर देंगे स्टारलिंक से, और उसके बाद तो मतलब सोचेंगे नहीं। उसके बाद अरे आन लो, पैसा तो अपना है, पैसा तो अपना है। तो वही समझिए, स्टारशिप भी एकदम सिंपल है, हुआ एकदम कम है, और धड़धड़ा के स्टेनलेस स्टील से बना रहे हैं। यहीं पे आधा कंपनी तो धुल गया। इसको कंपेयर कीजिए कि एल्युमिनियम के जितने होते हैं, पहले तो एल्युमिनियम महंगा होता है, प्लस एल्युमिनियम का जो एलॉय इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगा होता है। फिर उसको एल्युमिनियम को लेकर, जैसे कि वोल्कन रॉकेट के बारे में बात करें, जो यूएलए का नेक्स्ट फ्लैगशिप होगा, उसमें मिलिंग की जाती है। वहीं पे लुट गए। जितना वो मिलिंग में खर्चा होगा उतने में ये पूरा रॉकेट बना रहे हैं, क्योंकि रॉकेट में कोई भी फैंसी चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो यही स्टेनलेस स्टील का ये फायदा उठा रहे हैं। अब बात करते हैं इनके फैक्ट्री को, यानी बोका चिका के बारे में। तो समझिए कि आपका रॉकेट कितना स्पीड से बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपका फैक्ट्री कैसा है। मतलब कि इंडिया में जैसे गोदरेज की फैक्ट्री जो बनाती है, हैवी इंडस्ट्रीज़ की जो डिपार्टमेंट है, या चाहे सैमसंग का भी बनाता है, या तोशिबा, ये सब बनाते हैं, हिताची बनाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। तो वो सब का एक फैक्ट्री लिमिटेशन होता है कि आप कितना रॉकेट निकाल सकते हैं। और नासा पे जब स्पेस शटल का दायित्व उठाया था, तो उसके पास भी समस्या था कि भैया हम फुल स्पीड पर काम ही नहीं कर पा रहे, मतलब इसका टाइल्स को ही बदलने में 1-2 महीना लग जाता था। तो इसी कारण से फैक्ट्री आपका लिमिटेशन होता है। अगर आपका फैक्ट्री स्लो है, आप पैसा उसमें डाल दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे इसी कारण से मैंने आपको बताया ना कि एल्युमिनियम प्लेट लो, उसे बेंड करो, फिर सीएनसी मशीन में डालो, वहीं पे आप टूट गए। तो वो सब हटाने के लिए क्या तरीका है? तो इन्होंने ये किया कि फैक्ट्री बनाया ही नहीं। बोको चिका का अगर आप वीडियोस देख रहे हो खूब टाइम से, क्योंकि अभी कुछ हाल फिलहाल नहीं बना है, 1-2 साल भी ठीक से नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बना नहीं रहे, ये ग्रो कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कभी भी बड़े फैक्ट्री के बारे में बात करें, जैसे कि जहाँ पे जंबो जेट बनते हैं, वो मतलब इकलौता है जो इसके साइज़ के आसपास आता है। जंबो जेट का मतलब एग्जाम्पल देता हूँ कि एयरबस A380 नहीं, मतलब A320, जो कि ट्विन इंजन वाले सिस्टम, उन्होंने एक नया फैक्ट्री ऑर्डर किया था। वो फैक्ट्री को 18 महीने लगे सारे इंजीनियर्स को बैठ के प्लान करने में। मतलब अभी तक एक भी ईंटा नहीं डाला गया, सीमेंट नहीं डाला गया, पोल नहीं डाला गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 18 महीने सिर्फ कंप्यूटर के अंदर बैठ के कैड मॉडलिंग में वो डिज़ाइन की जा रहा है। और वो उनका सबसे फास्ट था। जनरली उससे ज़्यादा 2 से 3 साल लगता है। मतलब ज़मीन खरीद लिया, उसके 2 से 3 साल बाद उसमें कुछ किया जाएगा, तब तक उसका सिर्फ डिज़ाइन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्होंने क्या किया कि बेसिकली कि ठीक है, हमें करना क्या है, हमें स्टील के साथ छेड़खानी करनी है। ठीक है, स्टील लाने की व्यवस्था करो। अच्छा, रोड का सबसे पहले व्यवस्था करो। ठीक है, रोड का करिए, पार्किंग का व्यवस्था करो। ठीक है, हो गया। पार्किंग के बाद काम करना शुरू करो। काम करने के लिए दिक्कत हो रहा है, हवा चल रहा है, टेंट बनाओ। इसीलिए शुरू में टेंट्स में ये लोग काम कर रहे थे। टेंट देखे, उससे समझ में आ गया कौन सा टेंट परमानेंट है, कितना बड़ा साइज का चाहिए, उसके हिसाब से बनाते चल जाओ। इसीलिए देखिए, बूस्टर जैसे बन रहा है, उसी के साथ उस बूस्टर का कवरिंग भी बनता जा रहा है कि कितना बड़ा हमें कवर चाहिए। इसीलिए आपको इसमें रोज सुनने कभी एक्सीडेंट हो गया, अरे कोई क्रेन कोलैप्स किया तो इधर उधर डैमेज होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग फैक्ट्री को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमने डिज़ाइन लिया था और हम उसको बना रहे हैं। इनके पास एक बस रफ आउटलाइन है, मतलब बैठ के इन्होंने एक रफ आउटलाइन लिया और ग्रो कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके देखो ना एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मतलब समझिए, आप बिल्ड कीजिए और तब आपको देखिए आपको सपोर्ट क्या चाहिए, मतलब आपको ज़रूरत क्या चीज़ का है, इनको कौन सा टेंट पहले चाहिए। तो मैं इसीलिए देखे कि यहाँ पे फ्यूल फार्म सबसे पहले नहीं बना था। जबकि आप किसी भी और कंपनी के पास जाते और ये प्रोजेक्ट करने का बात आते हैं, सबसे पहले हर कोई बोलता है फ्यूल फार्म पहले बनाओ। यहाँ पे फ्यूल फार्म नहीं बना रहे। क्यों? जब ये लोग कर रहे थे तो हिसाब तो बनाना, भैया ट्रक से तो हम मंगा ही सकते हैं। बस उन्होंने फ्यूल स्टोरेज का व्यवस्था कर दिया, फिर धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ऐसे करके ये जो ग्रो कर रहे हैं, उगा रहे हैं पेड़ के तौर पे, सब चीज़ ऑर्गेनिकली अपने जगह पे फिट हो जा रहा है और हर चीज़ एकदम फुल स्पीड पे काम कर रहा है। मतलब आने वाले 4 साल के अंदर ये जगह कंप्लीट हो चुका होगा और ये ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे एडवांस स्पेस लोकेशन होगा। जब तक कोई रॉकेट बूम नहीं हो जाता, मैं जरूर जानना चाहूँगा कि कैसे ये लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि आपको डिज़ाइन तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इवैक्यूएट करने के लोग के लिए बंकर बना हुआ है, लेकिन आपका ये पूरा एरिया का क्या होगा अगर एक बार भी स्टारशिप बूम हो गया तो खैर वही देखिए, ये लोग जो ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप लेके आगे चल रहे हैं ना, कि पहले करके तो देखो, सॉल्व करके देखो। इससे इनको बहुत रफ्तार मिलता है। क्योंकि कोई माइकल लाल सुपर कंप्यूटर आप ले लीजिए, कोई भी आप स्केल टेस्टिंग कर लीजिए, कोई भी चीज़ आपका रियल वर्ल्ड टेस्ट के आसपास डेटा नहीं देता। इसीलिए ये लोग बार बार रियल वर्ल्ड टेस्ट कर रहे हैं। और इनका टेस्ट से 2 फायदा हो रहा है। पहला तो डेटा मिल रहा है, दूसरा उनका फैक्ट्री ग्रो हो रहा है। इसीलिए ये लोग बार बार इतना स्पीड से बना रहे हैं। जबकि बाकी सब कंट्री ऑर्गेनाइजेशन हाथ तक नहीं लगाती स्टारशिप में, जब तक भैया पूरा फाइनलाइज नहीं करते तब जाके हम इसे बनाएंगे। ये लोग कुछ नहीं श्योर है।
है, मतलब आपका मतलब मेटल का डायमीटर कितना, वो भी श्योर नहीं है। बनाओ ना, बना के देखो क्या होता है। फिर आपका मतलब आप हीलियम से उसे प्रेशराइज करेंगे कि हॉट गैस से प्रेशराइज करेंगे, मतलब जो मतलब मीथेन है, मीथेन को बॉयल ऑफ करके उसी से प्रेशराइज करेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बॉयल ऑफ करेंगे, वो करेंगे कि हीलियम से करेंगे, नहीं पता। अरे टेस्ट करके देखो, ओ बूम हो गया, कोई बात नहीं, वापस दूसरा नया सिस्टम करो। तो ऐसे ऐसे करके मतलब एकदम अनटेस्टेड हालत में ये लोग जो कर रहे हैं, इससे ये तो फायदा हो रहा है, नहीं इनको पता कि रॉकेट के लिए क्या चाहिए, स्टील चाहिए, स्टील को कैसे मैनेज करोगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कौन से वेल्डिंग रोबोट चाहिए, उस रोबोट को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे लोगों को लाना जाना करता है, मतलब जो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इनका टेस्टिंग दो काम कर रहा है, पहला तो डेटा दे रहा है, डिजाइन रिफाइन कर रहा है, और इनका फैक्ट्री को भी डिजाइन हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए ये इतना स्पीड से काम कर रहे हैं। जिस स्पीड पे ये चल रहा है, आराम से 2030 छूते छूते तक ये लोग मैंड रेटिंग पहुंच सकते हैं, और बहुत अच्छा चांस है 2035 तक ये एक्चुअली मार्स पे इंसान को उतारते हैं। बहुत ज़्यादा तेज होगा ये। तो यही है स्पेसएक्स का मेन कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।